नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। महाकाल के बाद भगवान विष्णु की शरण में बद्रीनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का की शुरुआत। अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, कहा बुलाया नहीं जा सकता इसका बलिदान। केदारनाथ में पीएम मोदी की ड्रेस चर्चा में, चंबा की महिला ने हाथ से बनाकर की थी गिफ्ट। दिल्ली के मजनू के टीला से चीनी महिला गिरफ्तार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। रेलवे ने चलाई 8 स्पेशल ट्रेन, दीपावली पर जाने और वापस लौटने के लिए मिलेंगी सीटें। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर आ चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले केदारनाथ धाम और फिर बद्रीनाथ धाम मंदिर जाकर दर्शन किया और पूजा अर्चना की। हालांकि बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6वां केदारनाथ दौरा है, लेकिन देखा जाए तो बीते कुछ दौरों में केदारनाथ चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक खास कनेक्शन सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई 2019 के बाद केदारनाथ गए थे। तब लोकसभा का चुनाव हो चुका था। हालांकि तब चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को केदारनाथ गए थे। इसके बाद 19 मई 2019 को बद्रीनाथ गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट आए तो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। इतिहास में पहली बार बीजेपी न केवल केंद्र में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, बल्कि पार्टी ने रिकॉर्ड 303 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ पहुंचे और तब कुछ समय के बाद यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उत्तराखंड में राज्य के गठन के बाद से ही कभी भी कोई सरकार अपनी सत्ता नहीं बचा पाई थी, जबकि यूपी में 1985 के बाद कोई भी सरकार अपनी सत्ता को बनाए नहीं रख सकी थी। बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने के साथ बड़ा बहुमत पाना और एक चुनौती था, लेकिन जब परिणाम आए तो सबको चौंका दिया उसने। बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे हैं और पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन्होंने ड्यूटी पर जाना और जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान शाह ने कहा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने कहा कि हमारा देश हर दिशा में प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शाह ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में स्मारकता और बदलाव आया है। बता दें, पहले पूर्वोत्तर कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी घटनाएं होती थी। पहले सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए जाते थे, अब युवाओं को उनकी प्रगति के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। पहले पत्थर फेंकने में शामिल युवा अब सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने सराहनीय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश भर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बलिदान से भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बता दें कि 21 अक्टूबर 1949 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए सीआरपीएफ के 10 जवानों की याद में हर साल पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो खास हिमाचली पोशाक में नजर आए हैं। ये पारंपरिक ड्रेस उन्हें हाल ही में किए गए एक हिमाचल के दौरे के दौरान एक महिला द्वारा गिफ्ट की गई थी, जिसमें चोला डोरा ड्रेस कहा जाता है। इसे हिमाचल के चंबा में रहने वाली महिला ने हाथों से बनाया था और इस पर
हस्तशिल्पकारी बहुत ही अद्भुत है। और पीएम मोदी को जब महिला ने ये ड्रेस गिफ्ट की थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब वो भी किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो ड्रेस को जरूर पहनेंगे। इस ड्रेस में पहाड़ी लोगों को परंपरा के दर्शन होते हैं और पहाड़ी इलाकों में पूर्व के अवसर पर ऐसी पोशाक पहनने का रिवाज है। ये ड्रेस पारंपरिक होने के साथ साथ ही ठंड से भी रक्षा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठंडी जगहों पर जाने के दौरान इस ड्रेस को पहनने का वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पीएम मोदी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहनी गई इस ड्रेस की काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ड्रेस पहनी है वो हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस है। इसे हिमाचल में चंबा के रहने वाली महिला ने अपने हाथों से बनाया था और इस पर बहुत ही अच्छी हस्तकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे की बात करें तो उनका उत्तराखंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वो यहाँ 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। केदारनाथ में उन्होंने सुबह पूजा अर्चना की, वो बद्रीनाथ में भी दर्शन उन्होंने कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है और वो मीणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 2 बजे अरावल प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने राष्ट्रीय राजधानी से एक चीनी महिला को पकड़ा है जो खुद को नेपाल की नागरिक बता रही थी। ये चीनी महिला कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रूबू नाम की चीनी महिला को मिली सूचना के आधार पर तलाशी के बाद दिल्ली के मजनू का टीला से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद महिला से पूछताछ कर पता चला है कि ये नकली नेपाली पहचान के लिए भारत में रह रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चीनी महिला को दोपहर करीब 1 बजे के मजनू के टीला से हिरासत में लिया गया और महिला ने नेपाल के काठमांडू निवासी डोलमा लामा के नाम से एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने के बाद पता चला कि उसे गिरफ्तार कर महिला एक चीनी नागरिक है और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिला ने 2019 में एक चीनी नागरिक के रूप में भारत यात्रा की थी। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर लंबी वेटिंग के मद्देनजर 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को चलने से यात्रियों को कंफर्म सीटें मिलेंगी और उत्तर मध्य रेलवे के सीआरपीओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि रेलवे ने जरूरत के हिसाब से यात्रियों को बढ़ते लोड के मद्देनजर ये फैसला किया है। तो बता दें, छठ पूजा और दिवाली के मौके पर रेलवे ने ये 8 ट्रेन चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें होंगी और इसमें भारी मात्रा में यात्रियों को सीटें मिल सकेंगी, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और भीड़ को, यात्रियों की जो भीड़ होती है फेस्टिवल सीजन में, त्योहारों के सीजन में जिस तरह से देखते हैं यात्रियों का जमावड़ा स्टेशन पर लग जाता है, तो उस भीड़ को खत्म करने के सिलसिले या मद्देनजर कह सकते हैं, उसको खत्म करने के लिए ये 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं रेलवे की तरफ से। तो कह सकते हैं कि एक रेलवे के यात्रियों को एक तोहफा दिया गया है इस त्योहारी सीजन को लेकर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in.
ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार हर तरफ से जनता को रिझाने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। वहीं चुनावों के बीच गुजरात से लेकर राजस्थान तक बेरोजगार युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एकत्रित महासंघ के बैनर तले पिछले 18 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा अब राजस्थान में भी सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि बंसवाड़ा जिले में युवाओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यही नहीं, युवाओं ने सरकार को विधानसभा चुनाव से लेकर चेतावनी भी दी है। बता दें कि बेरोजगार युवा द्वारा ये प्रदर्शन रीट पर भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के पदों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। रीट संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवा बंसवाड़ा में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। रैली निकालकर युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक अभ्यर्थी जसवंत सिन्हा ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में पहले लेवल 2 रीट की परीक्षा रद्द की गई और फिर सरकार ने पद जारी किए गए। उसमें से लेवल 2 में अतिरिक्त पद जारी करने की घोषणा की, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पदों को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के युवाओं के साथ कुठारघात किया गया है और इसका जवाब युवा आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के 6000 पद कम किए गए हैं। सरकार 6 सीट नहीं जीत पाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 46,500 पदों पर रीट की भर्ती जारी की। इसमें से लेवल 1 के पदों को 6000 बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया, लेकिन लेवल 2 के पदों को 6000 कम कर 25,500 कर दिया गया। इससे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और पहले सोशल मीडिया पर हैशटैग लेवल 2 के पद पर 32,000 करोड़ ट्रेंड का किया और फिर युवा सड़कों पर उतरते हुए भी नजर आए। गुजरात से नजदीक राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रकों और टैंकरों में सप्लाई होती अवैध शराब के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जिले के बीछीवाड़ा थाने का एक ऐसा गजब मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर लोग भी अतभ्रत हो गए हैं। आरोप है कि पुलिस ने जो माल तस्करी होता पकड़ा और जब्त किया उसे ही बेच दिया, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन बेची हुई शराब कहां गई ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आबकारी विभाग ने इस गैस टैंकर की नीलामी कर दी। जब मालिक ने टैंकर खुलवाया तो आंखें खोली रह गईं, और क्योंकि उसमें से 254 पेटी शराब की निकली। अब ये शराब कहां से आई, पुलिस का क्या रिएक्शन रहा और मामले का खुलासा कैसे हुआ, आगे की जानकारी मिलना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए व्यापारी हरीश से बात की है तो उन्होंने बताया है कि टैंकर को लेकर आए और गैस कटर से काटा गया है। उसमें से कुछ बक्से पड़े हुए थे और जिसमें शराब होने की आशंका जताई गई। फिर डूंगरपुर पुलिस को सूचना दी गई। डूंगरपुर पुलिस आई और कोऑपरेटिव करते हुए शराब की पेटियां लेकर चली गई। इधर एसपी राशि डोगरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए शराब को बीछीवाड़ा थाने के रखवाया है, जो जिसकी जांच चल रही है फिलहाल के लिए, उसी का हिस्सा है और थाने के माला खाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है मामले में। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों का बाजार अभी गरमाया हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सांसद अर्जुन राम मेघवाल को आमना सामना हो गया है उनके साथ, और तो भाटी ने अपने तेवर भी दिखा दिए हैं, लेकिन मेघवाल चुप्पी साधे रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक चल रही थी और उस बैठक में अचानक पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी पहुंच गए। तंज कसते हुए टिप्पणी करते हुए बोले हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का झांसा सालों से दे रहे हैं और बीकानेर संभाग की नहरों में पानी नहीं है। बांध करीबन पूरा भरा हुआ है। बीकानेर के हिस्सों का पानी आप कब तय करवा रहे हैं? तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही है। बता दें कि बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे और उसी दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बैठक में आकर कलेक्टर कार्यालय में पूर्व मंत्री भाटी और सांसद अर्जुन राम मेघवाल आमने सामने आ गए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के बीच पुरानी अदावत है। दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में दोनों एक दूसरे के सामने असहज थे।
बाद में मेघवाल ने कलेक्ट्रेट को भाटी से मिलने के निर्देश दिए। निगरानी समिति की मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी। बता दें, दोपहर मीटिंग में आला अधिकारियों से मेघवाल एक एक योजना के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जब भाटी को बताया गया कि निगरानी समिति की मीटिंग चल रही है तो भाटी उसी कक्ष में पहुंच गए जहां मीटिंग चल रही थी। और बता दें कि भाटी ने पहले तो बीकानेर की जन समस्याओं के बारे में बोलना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट को पहले सूचना और सूचित नहीं करने का उल्हाना दिया। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि 2 दिन पहले ही उन्होंने कलेक्ट्रेट से मिलने का समय ले रखा था। कल विज्ञापित जारी करके कलेक्ट्रेट से मिलने की जानकारी भी दी गई थी और सभागार में भी भाटी ने कलेक्ट्रेट से कहा कि आपको हमें पहले सूचित करना चाहिए था कि आपकी मीटिंग है, हम बाद में ही आकर मिल लेते। और भाटी तय समय पर पहुंच गए थे वहां पर। भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी से सड़कों पर वाहनों की संख्या से इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की भरामर होने से चोरी की वारदातें भी सामने आ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे ज्यादा वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है। यहाँ हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है। ऐसा सिर्फ देश की राजधानी में ही नहीं बल्कि कमोबेश हर प्रदेश में छोटे बड़े शहरों और गाँव में भी हो रहा है। वाहन चोरियों ने मालिकों की नींद उड़ा रखी है। इतना ही नहीं, पुलिस के लिए भी वाहन चोरी की वारदातें मुसीबत बन गई हैं। इन चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन बढ़ती वारदातों के बीच राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी ने वाहन चोरों रोकने के लिए सुझाव दिया है। राजस्थान पुलिस में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने डीआईजी राहुल प्रकाश ने देश में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर चिंता जताते हुए कहा है कि सबसे अधिक वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है। हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है। चोरी का वाहन हर अपराध का पक्का साथी भी है। और 2006 बेंच के आईपीएस राहुल ने वाहन चोरी रोकने के लिए बेहतर सुझाव भी बताया। उनका कहना है कि इनबिल्ट बायोमेट्रिक लॉक को भी वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य करना चाहिए। 10 लोगों की बायोमेट्रिक सेव रखने की सुविधा हो और गेस्ट के लिए ओटीपी का ऑप्शन हो। बायोमेट्रिक धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने की बेहतर तकनीक है। बायोमेट्रिक डेटा आपकी 10 उंगलियों के निशान और आइरिस को कवर करता है। बता दें कि वाहन को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपका केवल अपनी उंगलियों के निशान और आइरिस से संबंधित डेटा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। कई देशों में इस तकनीक का उपयोग हो रहा है और फिंगरप्रिंट डोर लॉक और बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस और बायोमेट्रिक कार सुरक्षा प्रणाली के रूप में फिंगर रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम को पेश किया जा रहा है। लोग बायोमेट्रिक को पिन नंबर, स्वाइप कार्ड या पासवर्ड से अधिक सुरक्षित मानते हैं। कोरोना का कोहराम सभी ने देखा है। इस महामारी ने कई घर बर्बाद कर दिया और किसी के बेटी बेटे तो किसी के माता पिता की मौत की वजह बना कोरोना। कह सकते हैं कि पूरे परिवार तक उसने उजाड़ दिया। इसका गम को लोग अभी तक नहीं भूल पाए और ना भूल पाएंगे। वहीं इनके इस गम को बांटने और उन्हें खुशी देने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में जो भी बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं उनके दीपावली इस बार मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनेगी। और इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट प्रभारी मंत्रियों ने बच्चों और उनके परिवारों से जुड़े लोगों से बात कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 21 अक्टूबर को जयपुर पहुंच गए हैं। और बता दें कि उदयपुर के भाई बहन धैर्य और कामाक्षी ने कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया था। ये दोनों मुख्यमंत्री के साथ लंच कर चुके हैं और दीपावली मनाएंगे मुख्यमंत्री के साथ। और बता दें इन दिनों बच्चों से जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह ने मुलाकात की और उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। दोनों उदयपुर के हिरणमन नगरी सेक्टर 6 के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें 13 वर्षीय धैर्य और 7 वर्षीय कामाक्षी शाक्य है। बता दें जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय छावनी में पढ़ते हैं। और जो जिला कलेक्टर ताराचंद बीणा ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार इस बच्चों को संबल के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए एक मुश्तदे अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। वहीं कोविड-19 ग्रेसिया के तहत संरक्षण को दिए गए एक मुश्त राशि के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक मुश्तदे सहायता राशि के तहत 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि नोएडा में एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां सोसाइटी के कुछ लोगों और गार्ड्स के बीच मारपीट होती दिखी। इससे पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 78 हाई पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एओए के चुनाव को लेकर हाइट पार्क सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि एओए की पूर्व टीम ने बिना चुनाव ही खुद को निर्विरोध चुन लिया है और जिसके बाद सोसाइटी ने दोबारा चुनाव करवाए। वहीं बीते दिनों एओए की टीम चुनाव जीती। वहीं एओए की टीम की मीटिंग हुई जिसमें सोसाइटी के गार्ड पहुंचे गए और इसी बीच निवासियों और गार्ड के बीच हंगामा हो गया। रेजिडेंट्स का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की और सामने आई घटना का भी वीडियो बना लिया गया। और बता दें एक और गार्ड एक समूह दिख रहा है तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स का, दोनों के बीच शीकम चिल्ली के साथ मारपीट होनी शुरू हो गई है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट्स महिलाएं गार्ड समूह की महिलाओं के बाल खींचते और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गुजरात के साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया है और जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए और अतीक अहमद को बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में निकलने के बाद जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा। पेशी के बाद बाहर आकर अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफ के पुलों बांध दिए। और बता दें अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर मुख्यमंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। अतीक की जबान से ये तारीफ सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि ये बात जाहिर है कि जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला है तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को लखनऊ कोर्ट में पेश करने के लिए बुधवार रात के गुजरात से लाया गया है और उसे साबरमती जेल से लखनऊ जेल में शिफ्ट कराया गया था और भारी फोर्स के बीच अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई है। यूं तो अतीक अहमद जेल में है और लेकिन यूपी सरकार लगातार उसके खिलाफ एक्शन लेती रही। हर कुछ दिन पर उसकी संपत्तियां कुर्की जा रही हैं। माना जा रहा है कि अभी तक अतीक और उसके गुर्गों की संपत्तियां मिलाकर माफिया अतीक को कुल 10 अरब की चोट पहुंची है। 2005 की जनवरी में इलाहाबाद से बसपा विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ था। रिपोर्ट आई थी कि कुल 5 बदमाशों ने राजू काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में राजू पाल की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद बताया जा रहा था और उस दौरान अतीक अहमद और राजू पाल में दुश्मनी चल रही थी और वजह सियासी विवाद चल रहा था। यूपी के कौशाम्बी में तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही बवाल खड़ा हो गया। शिकायतकर्ता और अवैध अतिक्रमणकारियों वापस आपस में भिड़ गए और बता दें उनके बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। बवाल बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को जानकारी दी और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी बवालिया को पकड़कर थाना उठा ले गए और राजस्व निरीक्षण की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत पूरब श्रीरा के अंतर्गत पुनवार गांव में 3 बिस्वा का एक तालाब है और बता दें तालाब में पूर्व प्रधान के भाई अशरफीलाल ने कब्जा कर निर्माण कर रखा है और गांव के ही आशिवा बरन आदि ने अवैध कब्जे की शिकायत समाधान दिवस में की थी और बता दें कि शिकायत प्राप्त होने के बाद सदर एसडीएम प्रखर उत्तम ने राजस्व टीम भेजकर तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का फरमान जारी किया
और एसडीएम का आदेश पाते ही राजस्व निरीक्षण सुरेंद्र सिंह और लेखपाल सुरेंद्र चौरसिया और प्रशांत उपाध्याय पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। टीन शेड गिरने की जानकारी जैसे ही अतिक्रमणकारियों को हुई तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना था कि शिकायतकर्ता शिव बरन आदि ने भी तालाब के कुछ हिस्सों में अवैध कब्जा कर रखा है, उनसे भी अवैध कब्जा हटवाया जाए। और इस बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते गाली गलौज मारपीट में तब्दील हो गई। राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट देख पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई। विवाद बढ़ता देख पुलिसकर्मी ने पश्चिम शरीरा थाना अध्यक्ष भवानी सिंह को भी घटना की जानकारी दी और फौरन थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। यहाँ चंद पैसों की लालच में डेंगू की बीमारी की चपेट में आए एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। प्लेटलेट्स में मौसम्बी के जूस की मिलावट किए जाने की वजह से मरीज की हालत बिगड़ गई और कुछ घंटे बाद ही दूसरे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूबे से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दखल के बाद मरीज को मौसम्बी के जूस वाली प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले प्राइवेट अस्पताल को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है और हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि प्रयागराज में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय होकर मिलावटी खून और प्लेटलेट्स का गोरख धंधा करता हुआ नजर आ रहा है। इस गिरोह के लोगों ने मौत का शिकार बनाए युवकों के परिजनों के साथ ही तमाम दूसरे लोगों को भी प्लेटलेट्स के साथ ही मौसम्बी का जूस मिलाकर उसे ऊंचे दामों में बेच दिया। इनमें से कई लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। पुलिस अब तक गिरोह के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हिरासत में लिए गए लोगों से गहराई से पूछताछ की जाने के बाद कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि मौसम्बी के जूस का रंग प्लेटलेट्स के कलर जैसा ही होता है। ऐसे में मौसम्बी के जूस की मिलावट किए जाने से आसानी से प्लेटलेट्स की मिलावटी यानी कि नकली होने का पता नहीं लगा जा सकता। गिरोह के लोगों ने बड़ी संख्या में शहर के नामचीन अस्पताल के ब्लड बैंक की स्लिप भी छपवा रखी थी। ये मिलावटी प्लेटलेट्स और ब्लड पर बड़े अस्पतालों की फर्जी स्लिप चिपका देते थे और साथ ही जरूरतमंद लोगों को फर्जी रसीदें भी देते थे और इस पीड़ितों के साथ मरीजों को खून और प्लेटलेट्स से चढ़ाने वाले डॉक्टर और अस्पतालों की मौत के खूनी खेल के बारे में अंदाजा नहीं लग पाता था। पुलिस अब तक हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 2 दर्जन से ज्यादा यूनिट प्लेटलेट्स बरामद कर चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों डेंगू ने तेजी से पांव पसार रखा है और बता दें अब तक सैकड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में डेंगू के संदिग्ध मरीज अस्पतालों में इलाज चल रहा है और कई लोगों को हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लेटलेट चढ़ाए जाने की जरूरत भी पड़ रही है। लोगों को इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गिरोह से जुड़े हुए लोगों ने प्लेटलेट्स के गोरख धंधे की शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक गिरोह के लोग कहीं से प्लेटलेट्स का जुगाड़ कर लेते थे और इसके बाद ये हर यूनिट में करीब 1/3 प्लेटलेट्स और 2/3 मौसम्बी का जूस मिला दिया करते थे। मौसम्बी का जूस मिलते ही प्लेटलेट्स को ये उन जरूरतमंद लोगों को 4 से 8 हजार रुपए में बेचते थे जिनके मरीज की हालत गंभीर होती थी और उन्हें आसानी से प्लेटलेट्स नहीं मिल पाता था। ये ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे और गिरोह को लोगों को लगता था कि प्लेटलेट्स और मौसम्बी के जूस का कलर एक सा ही होता है। ऐसे में कोई भी उनके इस गोरख धंधे को आसानी से समझ नहीं पाएगा। इसके साथ ही इन्हें ये लगता था कि मौसम्बी का जूस मरीजों को इतना नुकसान नहीं करेगा जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगेगी। प्रयागराज जिले में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित रूप से मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने को लेकर एक निजी अस्पताल को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया है। मरीज की मौत के बाद ये एक्शन लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके और उनके आदेशों पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अस्पताल को सील कर दिया गया जहां मरीज को कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मरीज प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ने के बाद उसे शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। बहरहाल
इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। निजी अस्पताल के मालिक ने दावा किया है कि प्लेटलेट्स किसी अन्य चिकित्सा केंद्र के लाए गए थे और 3 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाए जाने के बाद मरीज को दिक्कत होने लगी थी। उप मुख्यमंत्री पाठक ने ट्वीट करके कहा है कि जनपद प्रयागराज में झलवा स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा देने के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में अस्पताल को तत्कालीन सील कर दिया गया और प्लेटलेट्स पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा यदि अस्पताल प्रबंधक दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है मरीज की मौत गलत प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के कारण हुई है और इन प्लेटलेट्स के नमूनों की जांच की जा रही है और धूमनगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अस्पताल को सील करने का कारण पूछे जाने पर अधिकारी के नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अस्पताल को सील किया गया है और नमूनों की जांच होने तक अस्पताल सील रहेगा। ये पूछे जाने पर कि नमूनों की जांच कौन करेगा, उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच औषधिक निरीक्षण से कराएगी। वहीं धूमनगंज स्थित अस्पताल के मालिक सौरभ मिश्रा ने बताया कि प्रदीप पांडे डेंगू से पीड़ित था और वो उनके अस्पताल में भर्ती हुआ था। उन्होंने कहा कि मरीज का प्लेटलेट्स का स्तर गिरकर 17,000 पर आने के बाद उसके तीमारदारों को प्लेटलेट्स लाने को कहा गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।